भगवान की बनाई इस खूबसूरत धरती पर पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन, मीठे सेबों और मेहनती किसानों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान रहते थे, जिनका नाम था दयाराम। उनके 3 बेटे थे, धर्मपाल, माधव और करण। धर्मपाल सबसे बड़ा था। वो समझदार तो था, लेकिन उसके मन में धन दौलत पाने की इच्छा धीरे धीरे लालच में बदल चुकी थी। माधव बीच का भाई था। वो हमेशा बड़े भाई की हर बात मान लेता था। सबसे छोटा करण सीधा साधा, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसे अपने दोनों बड़े भाइयों पर पूरा भरोसा था। दयाराम ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक बड़ा घर, उपजाऊ जमीन, एक विशाल सेब का पेड़ और कुछ सोने चांदी के सिक्के इकट्ठे किए थे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ महीनों की बीमारी के बाद दयाराम इस दुनिया को छोड़ गए। 13वीं के बाद आज पहली बार तीनों भाई एक साथ आंगन में बैठे थे। आज पिता की संपत्ति का बंटवारा होना था। भाइयों, आज पिताजी की आखिरी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सारी संपत्ति का बंटवारा यहीं और अभी होगा। हाँ भैया, जैसा फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर होगा। भैया, मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। पिताजी के बाद आप ही मेरे सहारे हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। करण की बात सुनकर धर्मपाल और माधव ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा था। उसी समय गांव के मुखिया हरिदास वहां आ पहुंचे। राम राम बेटा। राम राम मुखिया जी। सुना है आज बंटवारा होने वाला है। अगर चाहो तो मैं भी साथ चलूं। मेरे सामने सब होगा तो आगे कोई विवाद नहीं होगा। नहीं मुखिया जी, ये हमारे परिवार का मामला है। हम तीनों भाई मिलकर सब तय कर लेंगे। और बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं मुखिया जी, मेरे बड़े भाई मेरे पिता समान हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हरिदास ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही। याद रखना बेटा, भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द पूरी जिंदगी सुनाई देता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों भाई खेत की ओर चल पड़े। उनके सामने फैली थी उपजाऊ जमीन, और उसी जमीन के बीच खड़ा था उनके पिता के हाथों लगाया हुआ विशाल सेब का पेड़। आज फैसला होना था, जमीन किसकी होगी, सेब का पेड़ किसे मिलेगा, और क्या छोटे भाई करण के साथ सच में न्याय होगा, या आज से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो पूरी आनंदपुर गांव की किस्मत बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों भाई खेत की ओर निकल पड़े। उनके साथ गांव के 2-3 लोग भी दूर से सब कुछ देख रहे थे। खेत के बीचों बीच वर्षों पुराना विशाल सेब का पेड़ खड़ा था। यही पेड़ उनके पिता दयाराम की सबसे प्यारी निशानी था। सबसे पहले जमीन का बंटवारा करेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है उसी का फैसला पहले होगा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। जो भी करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। धर्मपाल ने खेत को ध्यान से देखा। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। देखो, इस खेत का बड़ा हिस्सा समतल और उपजाऊ है, जबकि किनारे की जमीन पथरीली है। इसलिए मैं और माधव बीच का हिस्सा ले लेते हैं। किनारे की जमीन करण के हिस्से में आ जाएगी। अगर आपको यही ठीक लगता है भैया, तो मुझे मंजूर है। देखा भैया, करण कितना समझदार है, कभी किसी बात का विरोध नहीं करता। करण ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी जरूर थी। फिर भी उसने अपने भाइयों पर विश्वास नहीं छोड़ा। अब तीनों भाई सेब के पेड़ के पास पहुंचे। अब इस सेब के पेड़ का फैसला करते हैं। लेकिन पेड़ तो एक ही है, इसे 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? बहुत आसान है। पेड़ की ऊपर वाली बड़ी शाखाएं मेरी रहेंगी, बीच की शाखाएं माधव की, और नीचे का तना करण का। भैया, जैसा आपको उचित लगे। वाह भैया, आपने तो बड़ा अच्छा फैसला किया। गांव के कुछ बुजुर्ग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें ये बंटवारा बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं लगा, लेकिन ये परिवार का मामला समझकर कोई बीच में नहीं बोला। पेड़ का बंटवारा पूरा हो चुका था, लेकिन अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी था। घर और वर्षों से जमा किए गए सोने चांदी के सिक्कों का। यही फैसला आने वाले दिनों में तीनों भाइयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।
जमीन और सेब के पेड़ का बंटवारा हो चुका था। करण के चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि घर के बंटवारे में उसके साथ न्याय होगा। तीनों भाई वापस अपने पुराने पुश्तैनी घर पहुंचे। अब आखिरी 2 चीजें बची हैं, ये घर और पिताजी के संभाल कर रखे हुए सिक्के। हाँ भैया, आज सब कुछ साफ साफ बांट देते हैं। जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। घर में कुल 4 कमरे थे। धर्मपाल कुछ देर सोचने का नाटक करता रहा, फिर बोला, 4 कमरे हैं, इसलिए 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे माधव के। भैया, फिर मेरा हिस्सा? तुम्हारे हिस्से में इस घर की छत आएगी। आखिर छत भी तो घर का ही हिस्सा है। हाँ करण, ऊपर की खुली हवा तुम्हारी हुई। अगर यही आप लोगों का फैसला है तो मुझे मंजूर है। करण ने सिर झुका लिया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने पिता के संस्कारों की वजह से कोई बहस नहीं की। तभी माधव को कुछ याद आया। भैया, पिताजी के सिक्के तो रह गए। अरे हाँ, उन्हें भी ले आओ। माधव अंदर गया और लकड़ी का एक पुराना संदूक लेकर आया। संदूक खोलते ही उसमें चमचमाती नई सिक्के और कुछ बहुत पुराने सिक्के दिखाई दिए। भैया, इसमें 2 तरह के सिक्के हैं, कुछ नए हैं और कुछ बहुत पुराने। तो फैसला भी आसान है, नए सिक्के मैं और तुम बराबर बांट लेते हैं। और मेरे हिस्से में? तुम्हारे हिस्से में ये पुराने सिक्के आएंगे। वैसे भी ये तुम्हें पसंद होंगे, क्योंकि तुम तो हमेशा पुरानी यादों की बातें करते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भैया। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। करण ने पुरानी सिक्कों की छोटी सी थैली अपने हाथ में उठा ली। उसके पास अब एक पथरीली जमीन, सेब की पेड़ का तना, घर की छत और कुछ पुराने सिक्के थे। उसे लगा कि अब कम से कम वो अपने परिवार के साथ घर के किसी कोने में तो रह सकेगा। लेकिन उसे क्या पता था, असली धोखा अभी बाकी था। करण, अब एक बात और सुन लो। जी भैया। आज से तुम इस घर के अंदर नहीं रहोगे। तुम्हारा हिस्सा सिर्फ छत है। अगर रहना है तो छत पर रहो। ये सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला था। धर्मपाल की बात सुनते ही करण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिन भाइयों को वो पिता समान मानता था, वही आज उसे अपने ही घर से निकाल रहे थे। भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर के किसी करण, फैसला हो चुका है। अब ये घर मेरा और माधव का है। तुम्हारा हिस्सा सिर्फ छत है। नीचे रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंटवारे के बाद हर कोई अपने हिस्से में रहेगा। लेकिन भैया, बरसात आएगी तो हम कहाँ रहेंगे? छत तुम्हारी है, वहीं रहना। इतना कहकर दोनों भाइयों ने करण का सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन, 2 कंबल और पुराने सिक्कों की छोटी सी थैली। बस यही उसकी सारी पूंजी बची थी। करण की पत्नी सीमा ये सब देखकर रोने लगी। भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारा फैसला नहीं बदलेगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। दोनों भाइयों ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। करण कुछ देर तक उसी दरवाजे को देखता रहा। यही वो घर था जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसके पिता की यादें थीं। लेकिन आज उसी घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। चलो सीमा, शायद भगवान ने हमारे लिए कहीं और रास्ता लिखा है। भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन न्याय जरूर होगा। करण अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव के बाहर चला गया। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें तालाब के किनारे एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें थीं और अंदर धूल ही धूल थी। लेकिन उस समय उनके पास यही एक सहारा था। रात गहरा चुकी थी, भूख से सबका बुरा हाल था। करण ने अपनी जेब से पुरानी सिक्कों की थैली निकाली, उन्हें हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, क्या सचमुच इन बेकार सिक्कों और इस टूटे हुए जीवन में भी कोई उम्मीद बाकी है? करण नहीं जानता था कि यही पुराने सिक्के और वही सेब का पेड़ आने वाले दिनों में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह होते ही करण अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर उन पुरानी सिक्कों पर जा रही थी, जिन्हें उसके भाइयों ने बेकार समझकर उसके हिस्से में दे दिया था। करण, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई काम ढूंढना होगा, तभी घर चलेगा। हाँ सीमा, मैं भी गांव जाकर काम ढूंढता हूँ। करण पूरे गांव में काम मांगता रहा, लेकिन जहां भी जाता लोग एक ही जवाब देते,
माफ करना करण, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई पहले ही कह गए हैं कि तुम्हें कोई काम मत देना। शाम तक करण खाली हाथ लौट आया। तभी रास्ते में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिनाथ उसकी ओर आए। बेटा करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दादाजी, सब कुछ खत्म हो गया। घर गया, जमीन गई, और ये पुराने सिक्के भी किसी काम के नहीं है। जरा मुझे ये सिक्के दिखाओ। करण ने सिक्कों की थैली उनके हाथ में रख दी। दादा हरिनाथ ने एक एक सिक्का ध्यान से देखा। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे, ये तो साधारण सिक्के नहीं लगते। क्या मतलब दादाजी? बेटा, मैंने ऐसे निशान बहुत साल पहले देखे थे। इन सिक्कों पर पुराने राजघराने की मुहर बनी हुई है। तो क्या ये कीमती है? मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, लेकिन गांव से कई कोस दूर एक पुराना नगर है। वहां एक ईमानदार सिक्का विशेषज्ञ रहता है। वही बता सकता है कि इनकी असली कीमत क्या है। क्या सचमुच हमारी किस्मत बदल सकती है? अगर भगवान ने चाहा तो जरूर। करण की आंखों में महीनों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन दूर खड़ा माधव का नौकर ये पूरी बातचीत सुन चुका था। वो बिना देर किए दौड़ता हुआ धर्मपाल और माधव के पास पहुंचा। मालिक, बड़ी खबर है। करण के पास जो पुराने सिक्के हैं, शायद वे बेकार नहीं बल्कि बहुत कीमती हो सकते हैं। क्या? अगर ये सच हुआ तो हमें वे सिक्के किसी भी कीमत पर वापस लेनी होंगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से लालच चमक उठा। उधर करण अगले दिन सुबह उन सिक्कों का सच जानने के लिए दूर शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने भाई अब उसके पीछे पड़ने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही करण पुराने सिक्कों की थैली अपने कपड़ों में छिपाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए। सुनो करण, रास्ता बहुत लंबा है, सावधान रहना। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। चिंता मत करो सीमा, भगवान ने चाहा तो आज सच पता चल जाएगा। उधर धर्मपाल और माधव पूरी रात सो नहीं पाए। दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर वे पुराने सिक्के सच में कीमती निकले तो सारी दौलत करण की हो जाएगी। माधव, गलती हो गई। हमें वे सिक्के उसे नहीं देने चाहिए थे। भैया, अभी भी देर नहीं हुई। किसी भी तरह वे सिक्के वापस लेने होंगे। चलो, पहले मीठी बातों से उसे मना लेते हैं। अगर नहीं माना तो दूसरा रास्ता सोचेंगे। दोनों भाई तुरंत करण की झोपड़ी की ओर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचकर देखा, झोपड़ी का दरवाजा खुला था और करण वहां नहीं था। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे भाभी, कल जो हुआ उसे भूल जाइए। हम करण को वापस घर ले जाने आए हैं। अब अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? हमसे गलती हो गई थी। गलती तब नहीं हुई थी जब आपने हमें घर से निकाला था। सीमा की बात सुनकर दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अब बातों से काम नहीं बनेगा। भैया, लगता है करण सिक्के लेकर निकल चुका है। तो फिर उसके पीछे चलो, उससे पहले शहर पहुंचना होगा। उधर करण कई घंटों तक पैदल चलता रहा। दोपहर होते होते वो एक पुराने नगर के बाजार में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जिसके बाहर लिखा था प्राचीन सिक्कों और दुर्लभ वस्तुओं की जांच। करण धीरे धीरे दुकान के अंदर गया। हाँ बेटा, क्या दिखाना है? बाबा, मेरे पास कुछ पुराने सिक्के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सच में बेकार हैं या नहीं? विशेषज्ञ ने जैसे ही पहला सिक्का हाथ में लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने तुरंत दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। करण घबरा गया। क्या हुआ बाबा? बेटा, लगता है तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में क्या है। दुकान का दरवाजा बंद होते ही करण घबरा गया। उसे लगा कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। बाबा, क्या बात है? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? घबराओ मत बेटा, मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया है ताकि कोई और इन सिक्कों को ना देख सके। क्या ये सच में इतने खास हैं? हाँ, ये साधारण सिक्के नहीं हैं। ये लगभग 200 साल पुराने राजकीय चांदी के सिक्के हैं। इन्हें उस समय सीमित संख्या में बनाया गया था। मतलब ये बेकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। सही खरीदार मिले तो इनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। करण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि भगवान ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देख ली है। लेकिन तभी दुकान के बाहर दो परिचित चेहरे दिखाई दिए, धर्मपाल और माधव।
वे चुपचाप दुकान तक पहुंच चुके थे। भैया यही दुकान है। आज किसी भी तरह वे सिक्के वापस लेकर ही जाएंगे। दोनों दुकान के अंदर घुस गए। अरे करण, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। भैया आप लोग यहाँ? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। चलो घर वापस चलते हैं। अगर सच में गलती का एहसास था तो जब हमें घर से निकाला था तब क्यों नहीं रोका? हमसे भूल हो गई। माफ कीजिए, लेकिन अभी ये मेरे ग्राहक का मामला है, कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए। ये सिक्के हमारे परिवार के हैं, इन पर हमारा भी हक है। भैया बंटवारे वाले दिन आपने ही कहा था कि पुराने सिक्के मेरे हिस्से के हैं। अब जब उनकी कीमत पता चली तो आपको अपना हिस्सा याद आ गया। धर्मपाल और माधव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेटा करण, इन सिक्कों को अभी किसी को मत देना। पहले इनका पूरा मूल्यांकन होगा, उसके बाद ही सही फैसला लेना। जी बाबा। करण सिक्कों की थैली वापस अपने पास रखकर दुकान से बाहर निकला, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों भाई अब सिर्फ सिक्कों पर नहीं, उसके हिस्से वाली जमीन, घर की छत और सेब के पेड़ की जड़ पर भी दोबारा कब्जा करने की नई योजना बना चुके थे। सिक्कों की असली कीमत पता चलने के बाद धर्मपाल और माधव की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें अब खेत, घर और सेब के पेड़ से ज्यादा चिंता उन सिक्कों की थी। लेकिन इस बार उन्होंने सीधा झगड़ा करने के बजाय एक नई चाल चली। माधव, अगर हम सीधे सिक्के मांगेंगे तो करण कभी नहीं देगा। तो क्या करें भैया? कल पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाएंगे, कहेंगे कि बंटवारा गलत हुआ था। पंचायत हमारे पक्ष में फैसला कर देगी। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठने वाली थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। करण भी अपनी पत्नी सीमा के साथ वहां पहुंच गया। धर्मपाल, तुमने पंचायत क्यों बुलाई है? मुखिया जी, हमसे बंटवारे में गलती हो गई थी, इसलिए अब दोबारा फैसला होना चाहिए। किस बात की गलती? जो पुरानी सिक्के करण को दिए गए थे वे बहुत कीमती निकले हैं, इसलिए उन पर हमारा भी बराबर का अधिकार है। अब याद आया इन्हें अधिकार। जब बेकार समझते थे तब तो खुद ही दे दिए थे। करण, तुम क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, जिस दिन बंटवारा हुआ था उसी दिन सबके सामने इन दोनों ने कहा था कि पुराने सिक्के मेरे हिस्से के हैं। मैंने किसी से छीने नहीं थे। और जब हमें घर से निकाला गया तब भी इन्होंने यही कहा था कि जो मिला है उसी में रहो। पूरा गांव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी गांव की बुजुर्ग दादा हरिनाथ आगे आए। मैं उस दिन बंटवारे के समय मौजूद था। धर्मपाल ने अपनी मर्जी से पुराने सिक्के करण को दिए थे। अब लालच में आकर फैसला नहीं बदला जा सकता। धर्मपाल, क्या ये बात सच है? हाँ। तो पंचायत का फैसला सुन लो। जिसका जो हिस्सा बंटवारे में दिया गया था वही उसका रहेगा। पुराने सिक्कों पर केवल करण का अधिकार है और कोई भी उससे वे सिक्के नहीं छीन सकता। पंचायत का फैसला सुनते ही पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। लेकिन धर्मपाल और माधव के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे समझ चुके थे कि पंचायत से कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्होंने मन ही मन एक और खतरनाक योजना बना ली। इस बार निशाना था वही सेब का पेड़। पंचायत में हार मिलने के बाद धर्मपाल और माधव का गुस्सा और बढ़ गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि कानून और पंचायत से वे करण के सिक्के नहीं ले सकते। लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस रात दोनों भाई चुपके से मिले। माधव, अगर सिक्के नहीं मिले तो हमारी सारी योजना खत्म हो जाएगी। भैया, एक रास्ता है। कौन सा? करण के हिस्से में सेब के पेड़ की जड़ आई थी। अगर जड़ ही नहीं रहेगी तो पूरा पेड़ सूख जाएगा, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वाह, यही करेंगे। आधी रात होते ही दोनों भाई कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर खेत पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों धीरे धीरे सेब के पेड़ की जड़ के पास पहुंचे और मिट्टी खोदने लगे। जल्दी करो भैया, सुबह होने वाली है। बस थोड़ा और। उसी समय खेत के दूसरे कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों घबरा गए। कौन है वहां? करण, आवाज इसी तरफ से आई है। करण और सीमा हाथ में लालटेन लेकर आगे बढ़े। रोशनी पड़ती ही धर्मपाल और माधव के चेहरे साफ दिखाई देने लगे। भैया, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तो बस। हम देखने आई थी कि पेड़ ठीक है या नहीं। देखने आए थे या काटने? आपके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है?
तभी गांव का चौकीदार भी वहां पहुंच गया। मैंने दूर से आवाज सुनी थी, यहाँ क्या हो रहा है? चौकीदार जी, लगता है कोई पेड़ की जड़ काटने आया था। चौकीदार ने जमीन देखी। जड़ के पास ताजा खुदाई हो चुकी थी। कुल्हाड़ी और फावड़े पर मिट्टी लगी हुई थी। अब धर्मपाल और माधव के पास कोई जवाब नहीं बचा। सुबह ये बात पंचायत में रखी जाएगी। अगर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश साबित हुई तो दंड मिलेगा। धर्मपाल और माधव चुपचाप सिर झुकाकर घर लौट गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सिर्फ पंचायत ही नहीं, एक ऐसा राज भी सामने आने वाला था जो उनके पिता ने वर्षों पहले छिपाया था। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि धर्मपाल और माधव रात के अंधेरे में सेब के पेड़ की जड़ खोदते हुए पकड़े गए हैं। बरगद के पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। धर्मपाल, माधव, क्या तुम दोनों रात को सेब के पेड़ के पास गए थे? जी, गए थे। क्यों? हमसे गलती हो गई। इतने में गांव के सबसे बुजुर्ग रामदास काका आगे आए। उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की पेटी थी। ये पेटी तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले मेरे पास रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तीनों भाइयों में लालच की वजह से झगड़ा हो तभी इसे सबके सामने खोलना। पूरा गांव हैरान रह गया। पेटी खोली गई, उसमें एक पुराना पत्र रखा था। मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम लोग आपस में बंट चुके हो। याद रखना, जमीन, घर, पैसा और सेब का पेड़ सिर्फ संपत्ति हैं, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। जो भाई लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा, और जो ईमानदारी रखेगा वही असली वारिस कहलाएगा। पत्र सुनते ही धर्मपाल और माधव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। करण, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अगर तुम हमें माफ नहीं करोगी तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भैया, गलती सबसे होती है। अगर दिल से पछतावा है तो मैं आप दोनों को माफ करता हूँ, लेकिन आज के बाद हमारे बीच कभी लालच नहीं आएगा। यही हमारे बाबूजी भी चाहते थे कि परिवार हमेशा साथ रहे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पंचायत ने फैसला सुनाया। आज से तीनों भाई आपसी सहमति से रहेंगे। जिसका जो हिस्सा है वो उसी का रहेगा। कोई किसी के अधिकार में दखल नहीं देगा। समय बीतता गया। करण ने पुराने कीमती सिक्कों को बेचने की जल्दबाजी नहीं की। उसने उन्हें सुरक्षित रखा और अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू की। धर्मपाल और माधव ने भी मेहनत करना सीख लिया। तीनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की याद में उसी खेत के पास एक छोटा सा विश्राम स्थल बनवाया, और हर साल सेब का वही पेड़ पूरे गांव को फल देता रहा। लोग कहते थे, जिस घर में ईमानदारी रहती है वहां बरकत अपनी आप आ जाती है।